नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बोधीवाड़ी कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास, यानी मध्यकालीन इतिहास के अंदर हम 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक के बारे में करेंगे, जिसे राजपूत काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर फर्स्ट की बात करें हम, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है, तो इसे हम राजपूत काल कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें हम, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो उसने यह कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, यानी ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा। नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो इस चीज़ का वर्णन, इन चारों वंशों का वर्णन मिलता है हमें पृथ्वीराज रासो से। दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना तोमर शासकों ने की थी। अगले प्रश्न की बात करें, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा कराया गया विजय स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। अरबों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज चंद बरदाई द्वारा लिखा गया यह प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बिठाएं। तो प्रतिहार यानी परिहार राजवंश की राजधानी हुआ करती थी कन्नौज, जो यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। चंदेल राजवंश की बात करें तो इनकी राजधानी खजुराहो हुआ करती थी मध्य प्रदेश के अंदर। परमार या पंवार वंश की बात करें तो इनकी राजधानी परमार वंश यानी पंवार वंश की राजधानी धार हुआ करती थी। चालुक्य या सोलंकी वंश की अहिलवाड़ा इनकी राजधानी हुआ करती थी। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा मंदिर है? तो यह मंदिर है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत माउंट आबू राजस्थान के अंदर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों द्वारा किया गया। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसे राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर बनाया था ययाति केसरी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक था भीमदेव फर्स्ट। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मित्राक्षा किसने लिखी थी? मित्राक्षा की बात करें तो विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई यह एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क में सूर्य मंदिर को। सूची हमें मिलान करना है राजवंश और उनकी राजधानियाँ। चौहान या चाहमान राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। चौहानों की राजधानी यदि पूछा जाए तो अजमेर। गढ़वाल व राठौर वंश की राजधानी कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर। सिसोदिया वंश की बात करें तो चित्तौड़गढ़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी थी। अगले प्रश्न की बात करें हम, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता या किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का रचनाकार था कर्नल टाड। राजस्थान का इतिहास कर्नल टाड द्वारा लिखा गया। सूची राजवंश और राज्य क्षेत्र, उन सूचियों का मिलान करेंगे हम। चौहान वंश दिल्ली व अजमेर तक इनका क्षेत्र था। प्रतिहार वंश की बात करें तो इनका क्षेत्र कन्नौज यूपी के अंदर था।
परमार वंश की बात करें तो मालवा क्षेत्र इनके अधीन था। चालुक्य व सोलंकी वंश काठियावाड़ गुजरात के अंदर इनका एरिया क्षेत्र था। नेक्स्ट हम सूची का मिलान करेंगे राजवंश और राज्य क्षेत्र। चंदेल जो बुंदेलखंड इनका एरिया हुआ करता था। कलचुरी की बात करें तो इनका एरिया चेदी था। गढ़वाल वंश या राठौड़ वंश की बात करें तो कन्नौज, गहलोत की बात करें तो मेवाड़। नेक्स्ट हम सूची का मिलान करेंगे राजवंश और उसके संस्थापक। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव थे। परमार वंश का सेकंड श्री हर्ष थे। चालुक्य व सोलंकी वंश का मूलराज फर्स्ट थे। चंदेलों का ननुक चंदेल थे। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, सूचियों का मिलान करना राजवंश और उसके संस्थापक। चंदेल वंश का संस्थापक था ननुक चंदेल। कलचुरी का कोकल फर्स्ट। गढ़वाल का चंद्रदेव। राष्ट्रकूट ये इसके अंदर शामिल नहीं है, ये हमें बताना था। सुमिलित के अंदर शामिल नहीं था तो वो राष्ट्रकूट शामिल नहीं है। हरिकेली नाटक का रचिता है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है तो हरिकेली। नेक्स्ट पर्सन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे धर्मपाल। नेक्स्ट पर्सन की बात करें हम, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है तो कंदारिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है तो लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे तो ये लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था तो सोमपुर महाविहार निर्माण की बात करें तो धर्मपाल द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से निर्मित थे। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। नेक्स्ट पर्सन, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी के अंदर भारत पर अटैक किया यानी आक्रमण किया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है तो जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट पर्सन, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह फर्स्ट। जयपाल संस्थापक थे। जयपाल ने अजमेर शहर की स्थापना की थी जयपाल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था तो भोज परमार थे, वो कविराज के नाम से विख्यात थे। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक सम्रागण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। नेक्स्ट पर्सन की बात करें हम, सम्रागण सूत्र का विषय है स्थापत्य शास्त्र। नेक्स्ट पर्सन की यदि बात करें हम, किसकी मृत्यु से धरा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए थे। यह उक्ति किस शासक से संबंधित है तो भोज परमार से संबंधित है। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जय सिंह सिद्धराज को और कुमारपाल को। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क क्रांताओं मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था तो भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट पर्सन, यदि हमें बात करें नेक्स्ट पर्सन की, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया तो धंगदेव ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था धंगदेव। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रिकूट संवत। नेक्स्ट पर्सन, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर के कल्पद्रुम और कृतकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की तो गोविंद चंद्र ने। नेक्स्ट पर्सन है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया तो 1194 ईस्वी के अंदर चंदावर का युद्ध है वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। निषेध चरित व खंड खाद्य के रचयिता हरीश किस
शासक के कवि थे? किस शासक के राजकवि थे? तो ये थे जयचंद्र के। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर स्थित है लिंगराज मंदिर। सूची का मिलान करना है ग्रंथकार और ग्रंथ। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई। बिल्हण की बात करें तो विक्रमादेव चरित। जैनक की बात करें तो पृथ्वीराज विजय। सोमदेव की बात करें तो ललित विग्रहराज। नेक्स्ट प्रश्न यदि बात करें हम, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो कन्नौज के स्वामित्व के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो वत्स राज ने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी से हुआ? तो 8वीं सदी ईस्वी में त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो प्रतिहार ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पराक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। राष्ट्रकूट का वंश संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग सेकंड को माना जाता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मलखंड हुआ करती थी। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि महिरभोज ने धारण की थी। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था? तो अल मसूदी ने इसे बोरा कहकर पुकारा था। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो ये महेंद्रपाल फर्स्ट ने दिया था। प्रतिहार स्वयं को खालिस्तान का वंशज मानते थे। जो राम के प्रतिहार थे तो ये लक्ष्मण का अपने आप को वंशज मानते थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्होंने सामंती सरदारों ने चुना था। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामिनी कहा? तो धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया? तो पाल। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता है जीत मूतवाहन। जी मूतवाहन हिंदी विधि की प्रसिद्ध पुस्तक है दया भाग। इसके रचयिता है जीत मूतवाहन को कहा जाता है। रामचरित की रचना किसने की थी? तो संध्याकर नंदी ने रामचरित की रचना की थी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सीमांत सेन थे इसके संस्थापक। किसने कुलीन प्रथा का आरंभ किया था? बल्याण सेन ने कुलीन प्रथा का आरंभ किया था। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? बल्याण सेन ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी गिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो लोहार वंश की। काश्तों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ओसनम स्मृति से मिलता है। सूची को सम्मिलित करना है। नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्या तक। बेसर शैली की बात करें तो विंध्या से कृष्णा तक। द्रविड़ शैली कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि कोई देश उनके देश जैसा नहीं है और कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो यह है अलबरूनी की। नेक्स्ट हमें सूची मिलान करना है। मिंदर और उनके निर्माता। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के अंदर है। केसरी नरेश ने इसका निर्माण कराया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी, ये अनंत वर्मा चौडांग ने इसका निर्माण कराया था। सूर्य मंदिर कोणार्क की बात करें तो नरसिंह देव ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, खजुराहो के मंदिर का संबंध है। खजुराहो के मंदिर का संबंध शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय तीनों से है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो दिलवाड़ा से जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक है गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है?
मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। कल्हण कृतराज त्रिंगनी में कुल कितने तरंग थे? तो 8। सम्मिलित कीजिए सूची सम्मिलित करनी है मिंदर और उनके निर्माता। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो यशो वर्मा द्वारा बनाया गया। कंदारीय महादेव मंदिर खजुराहो धंग वंश द्वारा बनाया गया। विमल सही मंदिर आबू दिलवाड़ा विमल शाह वैश्य ने बनवाया। लून व सही देवरानी जिठानी मंदिर की बात करें तो आबू दिलवाड़ा तेजपाल व वस्तुपाल द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट सूची हमें सम्मिलित करनी है। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक के अंदर है। 64 योगिनी का मंदिर जबलपुर के अंदर है। सूर्य मंदिर मोढेरा के अंदर है। चौमुख मंदिर की बात करें तो ये पालीताना ने बनवाया था। चौमुख मंदिर पालीताना ने बनवाया था। अब हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल की, जो 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक था। प्रश्न नंबर पहली की बात करें, ऐहोल प्रस्ती का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये दरबारी कवि था पुलकेशिन द्वितीय का। प्रश्न नंबर दूसरे की बात करें तो इसके अंदर 2 सूचियां दी गई है, इनका मिलान करना है। सूची 1 के अंदर दिया गया राज्य और राज्यवंश, और दूसरी सूची में दी गई इनकी राजधानी। तो ए ऑप्शन दिया गया, इसमें प्राचीनतम चालुक्य एवं चालुक्य की मूल शाखा थी जिसकी राजधानी थी वातापी या बादामी, जो कर्नाटक में है। ऑप्शन इसमें बी दिया है पूर्वी चालुक्य जिसकी राजधानी थी वेंगी, जो आंध्र प्रदेश में है। और ऑप्शन सी है जो पश्चिमी चालुक्य, इसकी राजधानी कल्याणी, जो कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें राज्य और उनके संस्थापक दिए गए हैं, इनका सही मिलान करना है। प्रश्न नंबर इसमें ए ऑप्शन दिया गया है वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य का संस्थापक था पुलकेशिन I, और बी में दिया है वेगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य कहा जाता जिसे, इसका संस्थापक था कुब्ज विष्णुवर्धन। इसके अंदर सी दिया गया है कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य जिसका संस्थापक था तेलप द्वितीय। डी ऑप्शन है काची के पल्लव जिसका संस्थापक था सिंह विष्णु। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो यह पुलकेशिन I को दिया गया है। प्रश्न नंबर 5वां है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर वह कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो यह पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। प्रश्न नंबर 6, चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। प्रश्न नंबर 7 है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल ने की थी। प्रश्न नंबर 8 है, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल वह पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर वह अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो ये विक्रमादित्य फर्स्ट को कहा गया था। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यह राजेंद्र प्रथम था। प्रश्न नंबर 10 है, पहाड़ी काटकर एलोरा को विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये राष्ट्रकूटों ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में किसने तंजौर के वरदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये राजा राज प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 12 है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्यवर्धन का सबसे प्रसिद्ध शासक था। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर जो शहर है ये चोलों की राजधानी हुआ करता था। प्रश्न नंबर 14 है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी पांड्य साम्राज्य की राजधानी। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये दंतीदुर्ग था। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो ये चोलों ने जीता था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों द्वारा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्रश्न नंबर 18 है, पल्लवों का एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? तो ये महाबलीपुरम में एकाश्मीय रथ मिला था। प्रश्न नंबर 19 है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो ये दार समुद्र है। प्रश्न नंबर 20 है, महाबलीपुरम जो एक प्रमुख नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि की दर्शाता है? तो यह पल्लवों की रुचि को दर्शाता है।
प्रश्न नंबर 21 है यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी थी। प्रश्न नंबर 22 है चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 23 है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो यह राजा राज प्रथम ने की थी। प्रश्न नंबर 24 दिया गया है रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। प्रश्न नंबर 25 है ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये सूर्य देवता को समर्पित है। प्रश्न नंबर 26 है पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो ये वातुपी के चालुक्य ने किया था। प्रश्न नंबर 27 है मतविलास पर सहन नाटक के रचयिता था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम था। प्रश्न नंबर 28 है विचित्रचित मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय था। प्रश्न नंबर 29 दिया गया है मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय से हुआ? तो यह पल्लव राजवंश के समय से हुआ है। प्रश्न नंबर 30 है इसमें मंदिर के निर्माण की शैली दी गई है और उसके प्रतिपादक दिए गए हैं। महेंद्र वर्मन शैली का प्रतिपादक था महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल शैली का मामल शैली है इसका प्रतिपादक था नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसिंह शैली का नरसिंह वर्मन द्वितीय था और उपार्जित शैली का नंदी वर्मन था। प्रश्न नंबर 31 है मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? ये महाबलीपुरम का है। प्रश्न नंबर 32 दिया गया है निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। प्रश्न नंबर 33 है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला का खालिस्तान में स्थित है? तो ये भगवान नटराज का मंदिर पूछा है, ये चिदम्बरम में स्थित है। प्रश्न नंबर 34 है राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? ये तेलप द्वितीय द्वारा उखाड़ फेंका गया था। प्रश्न नंबर 35 है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। प्रश्न नंबर 36 है एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर खालिस्तान एवं खालिस्तान के बीच बनाया गया। सन 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच ये बनाया गया था। प्रश्न नंबर 37 है तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है खालिस्तान गुफा में है? तो ये एलिफेंटा गुफा में है। हैन सियांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल था। प्रश्न नंबर 39 है इसमें पल्लवकालीन प्रशासनीय विभाजन और प्रधान दिए गए हैं। तो राष्ट्र या प्रांत का प्रधान राष्ट्रिक था। विषय या जिसको जिला कहा जाता था उसका प्रधान विशिक था। कोटम या तालुका जिसको देशाधिकृत कहा जाता था देशाधिकृत इसका प्रधान हुआ करता था। ग्राम का प्रधान ग्राम भोजक था। प्रश्न नंबर 40 है आलवारों वैष्णव संतों या नायनारों आडियारों शैव संतों का दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय से आरंभ हुआ? तो यह पल्लव के समय से हुआ। प्रश्न नंबर 41 महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो यह पेरू देवनार ने किया था। प्रश्न नंबर 42 है मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों या सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने करवाया था। प्रश्न नंबर 43 है किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम था। प्रश्न नंबर 45 है 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरेट्रियन पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे? तो ये राष्ट्रकूटों ने शरण दी थी। प्रश्न नंबर 46 है वेगी के चालुक्यों द्वारा चोल साम्राज्य के विलय किसने किया था? तो राजेंद्र थर्ड ने किया था जिसे कुलोतुंग चोलवन भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 47 है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने किया था। प्रश्न नंबर 48 है विक्रमाचरित का रचयिता विल्हण एवं मित्राक्ष के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे? तो विक्रमादित्य 6 थे। प्रश्न नंबर 49 है मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता इसकी विषय वस्तु है। प्रश्न नंबर 50 है पल्लवों की राजभाषा थी? पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। प्रश्न नंबर 51 है गोपुरम मुख्य द्वार की प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर में।
प्रश्न नंबर 52 है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? कर्नाटक में मिले थे। प्रश्न नंबर 53 है निम्नलिखित में राजवंशों में से किसके शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। प्रश्न नंबर 54 है दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था। चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य तकोलम का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 55 है एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों को गोपुरम से तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा तोरण के ऊपर बने अलंकृत व बहुमंजिला भवन से। प्रश्न नंबर 57 है एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों व जैनों से है। प्रश्न नंबर 58 है निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता इनकी विशेषता थी। प्रश्न नंबर 59 है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था। प्रश्न नंबर 60 है चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं का सबसे अधिक विख्यात हुई? तो ये नटराज की शिव की कांस्य प्रतिमा है, वो सबसे अधिक विख्यात हुई थी उस समय। प्रश्न नंबर 61 है चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 62 है किस राष्ट्रकूट शासकों ने रामेश्वरम के विजय स्तंभ व देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण III ने की थी। प्रश्न नंबर 63 है वेनिस यात्री मार्को पोलो जो 1288 से 1293 के समय पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था, तो मांडावर्मन कुलशेखर था। अगले प्रश्न की बात करें 64 नंबर की, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 65 है किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया? तो अमोघवर्ष ने। प्रश्न नंबर 66 है किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघवर्ष ने। प्रश्न नंबर 67 है राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 68 किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो यह राष्ट्रकूटों का माना जाता है। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के तिरतन में शामिल नहीं था, तो सायण जो है ये तिरतन शामिल में नहीं था। पंप, पौन और रतन ये सब इनके अंदर शामिल थे। प्रश्न नंबर 70 है इसके अंदर ग्रंथकार और ग्रंथ दिए गए हैं, इनका सही मिलान करना है। तो जो पंप ग्रंथकार था ये आदि पुराण ग्रंथ है इसका। पौन ग्रंथकार है इसका शांति पुराण ग्रंथ है। रन जो ग्रंथकार है इसका अजीत पुराण है। और संकटायन जो ग्रंथकार है इसका अमोघ वृत्ति ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 71 है राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलती है? तो एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं से मिलते हैं। प्रश्न नंबर 72 है रावण की खाई या दशावतार या कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं? तो एलोरा में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 73 है बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन है? तो एलिफेंटा गुफाएं हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। नंबर 2 है चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई के तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो ये दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 75 है होयसाल स्मारक पाए जाते हैं? तो ये हॉलीवुड और वेलूर में पाए जाते हैं होयसाल स्मारक। प्रश्न नंबर 76 है चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक व वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो ये वेंगी के चालुक्यों के साथ चोलों ने घनिष्ठ। प्रश्न नंबर 77 है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय किस प्रकार की है? तो ये चतुर्भुज प्रकार की है। प्रश्न नंबर 78 है 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो यह विजयालय द्वारा नींव डाली गई थी। प्रश्न नंबर 79 है सुगंधवृत्त जो करों को उठाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? ये राजेंद्र III को उपाधि धारण की गई थी। प्रश्न नंबर 80 है इसके अंदर ग्रंथ और ग्रंथकार दिए गए हैं, इनका सही मिलान करना है। पेरियर पुराण है इसका ग्रंथकार है सेकिलार और वीर सोलियम जो ग्रंथ है इसका ग्रंथकार है बुद्धमित्र और कलिगतुपर्णी है इसका ग्रंथकार है जयगोदन। प्रश्न नंबर 81 है चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो यह विजयालय था। प्रश्न नंबर 82 है चोल राज्य के संस्थापक विजयालय
पहले किसका सामंत था? तो यह पल्लवों का पहले सामंत हुआ करता था। प्रश्न नंबर 83 है, पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? ये 846 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 84 है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया? तो यह परांतक फर्स्ट ने करवाया था। प्रश्न नंबर 85 है, अभिलेखों का ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो यह राजराजा प्रथम ने किया था। प्रश्न नंबर 86 है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो यह राजराजा प्रथम ने किया था। प्रश्न नंबर 87 है, राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों में मुंडीलोचलम मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया और मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो यह पोलथरुवा को बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 88 है, चोलों की प्रसिद्ध सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो यह राजाराज प्रथम को है। प्रश्न नंबर 89 है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों को समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? तो यह राजाराज प्रथम ने किया। प्रश्न नंबर 90 है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी से भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का संरक्षण करवाया? तो राजाराज प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 91 है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो यह राजेंद्र प्रथम ने किया। प्रश्न नंबर 92 है, किसने चिदम्बरम के निकट गंगे कोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो राजेंद्र प्रथम ने। प्रश्न नंबर 93 है, किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो यह राजेंद्र प्रथम ने। प्रश्न नंबर 94 है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य की शासन संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया और निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कंडारम आधुनिक के दहाय सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो यह राजेंद्र प्रथम ने। प्रश्न नंबर 95 है, किसने 1070 ईस्वी से 1070 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? तो ये कुलोतुंग चोल प्रथम ने भेजा था। प्रश्न नंबर 96 है, सुमेलित करना है चोल प्रशासन का संबंध है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। पेरुद्रम है उस श्रेणी का अधिकारी वर्ग था और सिरुत्रम था, ये निम्न श्रेणी का था और आलेनाक्रम था, ये मुख्य सचिव था और विद्याधिकारी जो प्रेषण लिपिक हुआ करता था। प्रश्न नंबर 97 है, इसके अंदर 2 सूची दी गई है, इनका सही मिलान करना है। सूची 1 में है चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और सूची 2 में है समतुल्य। जो मंडलम है, मंडलम प्रांत से संबंधित था। वलनाडु या कोटम ये कमिश्नरी हुआ करती थी, नाडु जिला हुआ करता था और कुर्रम ग्राम समूह हुआ करता था। अगला प्रश्न है 98, इसके अंदर 2 सूची है, इनका मिलान करना है। उरहार उर ग्राम या सामान्य ग्राम की सभा हुआ करती थी, सभा या महासभा या पेरुगुर्री। इसका संबंध चतुर्वेदी मंगलम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा हुआ करता था। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा, पुंग जो शिल्पियों की सभा हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 99 है, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था, यह वरियम कहा जाता था। प्रश्न नंबर 100 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय की विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह उत्तर मेरू से मिलती है। प्रश्न नंबर 101 है, चोल काल में कंडीमे का अर्थ था भू राजस्व या लगान को कंडीमे कहा जाता था। प्रश्न नंबर 102 है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के समय हुआ। 103 नंबर प्रश्न है, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो ये क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। 104 नंबर प्रश्न है, पर्या का अर्थ है अछूत। प्रश्न नंबर 105 है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू, जो सोने के सिक्के होते थे कुलंजू कहा जाता था। 106 प्रश्न है, चोल काल में राज्य का स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी? तो यह प्रभु मान्यम कहलाती थी। प्रश्न नंबर 107 है, चोल काल में किसने
हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? तो यह लोक महादेवी ने किया था। 108 नंबर प्रश्न है, चीन के व्यापारी दूत भेजने वाला चोल सम्राट था? तो यह राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग चोल प्रथम। उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका सही है। 109 नंबर प्रश्न है, नाना देशी निगम क्या था? ये दूर दूर से प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम हुआ करता था। 110 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाविद फ्र्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? तो ये चोल स्थापत्य कला को कहा है। 111 नंबर प्रश्न है, तंजौर का वृद्धेश्वर या राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो ये शिव को समर्पित है। प्रश्न नंबर 112 है, गंगेकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। प्रश्न नंबर 113 है, चोलकालीन तमिल के तीर्थन में शामिल नहीं है? तो ये जो जयगोंद्र है ये शामिल नहीं है। शामिल होने की बात करें तो कुंभुन, कुटुम और पुगलेंदी है, ये तीर्थन में शामिल है। प्रश्न नंबर 114 है, ग्रंथकार और ग्रंथ दिए गए हैं, आपस में इनका सही मिलान करना है। ग्रंथकार में कुंभन या कंबन का संबंध रामायण या रामावतारम से है और कुटुम या ओटुकट्टन है, इसका संबंध पिलई तामिल से है और पुगलेंदी का संबंध नलवेम्बा से है। प्रश्न नंबर 115 है, किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? तो ये वेंकट माधव ने ऋग्वेद की टीका की रचना की थी। प्रश्न नंबर 116 है, इसके अंदर सही मिलान करना है। राज्य राजवंश और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। इसके अंदर राज्य या राजवंश की बात करेंगे तो काकतीय जो राज्य राजवंश था इसका राज्य क्षेत्र था वारंगल जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका बी ऑप्शन है यादव, जिसका राज्य क्षेत्र देवगिरी या महाराष्ट्र से संबंधित है। और जो सी ऑप्शन है इसका राज्य राजवंश होयसाल, इसका राज्य क्षेत्र था द्वार समुद्रम जो कर्नाटक में है। अगला है जो डी है शिलाहार, इसका राज्य क्षेत्र था कोंकण जो महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 117 है, राजवंश और वास्तविक संस्थापक दिए गए हैं, इनका सही मिलान करना है। काकतीय जो राजवंश था इसका संस्थापक था प्रोलराज द्वितीय। जो यादव था इसका वास्तविक संस्थापक था भीलम पंचम। होयसल जो राजवंश था इसका वास्तविक संस्थापक था विट्टिगदेव विष्णुवर्धन। जो प्रश्न नंबर 118 है इसकी बात करें तो रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो ये काकतीय वंश की थी। प्रश्न नंबर 119 है, प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम था? अरिमोलीवर्मन जो इनका मूल नाम था राजा राज प्रथम का। प्रश्न नंबर 120 है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये कुलोत्तुंग प्रथम था। नेक्स्ट करेंगे हम दिल्ली सल्तनत काल। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो प्रथम शासक बना मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी है वो प्रथम शासक बना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, मोहम्मद गजनी के आक्रमणों में 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण इसका पूछा जाए तो सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण था, 1025-26 के अंदर किया था। मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताब उल हिंद की। अलबरूनी की महत्वपूर्ण पुस्तक थी किताब उल हिंद और अलबरूनी मोहम्मद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी, इनकी दरबारी भाषा हुआ करती थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तराइन की प्रथम लड़ाई यानी पहली लड़ाई की बात करें तो 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो तराइन का प्रथम युद्ध
जो करनाल के अंदर हरियाणा में पड़ेगा, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट बात करें हम प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या करा दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका मानी जाती है। इसका मकबरा या इसकी समाधि स्थल पूछा जाए तो कैथल हरियाणा के अंदर है। 1240 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना इसकी देखभाल के लिए, प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने भारत छोड़ा था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ? तो मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण खिलजी के शासन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। सन 1329 से और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलित की थी? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधियों का मिश्रण बताया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि है वो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मारोको का निवासी था यात्री इब्न बतूता। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम यह तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतशकीन यानी मूर्ति भंजक कहा जाता था? मूर्ति भंजक कहा जाता था मोहम्मद गजनी को। मोहम्मद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने सम्राट का दाहिना हाथ और मुसलमानों का संरक्षक, ये दो उपाधि इन्होंने धारण की थी। मोहम्मद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंद शाही ब्राह्मण शाही साम्राज्य के विरुद्ध इन्होंने राज्य के विरुद्ध आक्रमण किया था। हिंद शाही राज्य की राजधानी हुआ करती थी वे हिंद इनकी राजधानी हुआ करती थी। मोहम्मद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानिवास आत्मदाह कर लिया, इसने आत्महत्या कर ली? तो वो थे जयपाल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो यामिनी वंश था इनका। यह वंश पूछा जाए तो यामिनी वंश। मोहम्मद गजनी के साथ भारत में आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी इसमें शामिल नहीं था। किताबे उल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख़ यामिनी का लेखक उत्बी, तारीख़ सुकुतगीन का लेखक वेहाइकी, ये इसके शासनकाल में इतिहासकार शामिल थे। नेक्स्ट हम बात करें, मोहम्मद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो लाहौर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जलाने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो इब्न बतूता द्वारा किया गया। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है तो मोहम्मद गौरी को। किसने इकदारी प्रथा चलाई थी? तो इकदारी प्रथा है वो इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी। लाखा बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया गया था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान
तुगलक सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक सुल्तान पहला गियासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने पराजित किया? तो कलर ने। कलर ने हिंदू शाही राजवंश को पराजित किया था। वह रोम सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के सत्र को अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह है बहलोल लोदी का। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो ये सूफी संत थे। मलिक काफूर ये 1000 दिनारी भी कहा जाता है, इन्हें 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो नियंत्रण दाम व राशन की शुरुआत की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करें तो दास राजवंश का उखाड़ फेंका था इसने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित था? तो इल्तुतमिश। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला मुबारक शाह खिलजी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमन और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? तो उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबे उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसमें भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन की इसका वर्णन मिलता है। अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान महमूद है। नेक्स्ट बात करें हम प्रश्न की, अलबरूनी के अनुसार अत्यंज में शामिल थे। तो इनके अत्यंज में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआरा, व्याग और जुलाहा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताबे उल हिंद को कहा जाता है। वे हिंद का युद्ध 1008-1009 के निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखी थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके सभी कथन, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम कथन, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियमित किए थे। नेक्स्ट बात करें हम, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिन्हें सैनिकों को नगद वेतन दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो वे खिजर खां सैयद थे। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित कथनों पर रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। तो रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क समांत वर्ग की शक्ति को सुविधा प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्क शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। यह कथन इसका गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो इसमें कोई असत्य नहीं है। उन्होंने 40 दल से संबंधित समानतों का एक दमन किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह रकत की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। ये सभी कथन सत्य हैं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम चुनिए। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश और अंतिम वंश पूछा जाए तो लोधी वंश। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? तो इसमें कारण थे उनके समाज का पृथकवादीकरण एवं अनुदार होना,
असमानताओं पर आधारित जाति व्यवस्था होना, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की अवनति, ये निम्नलिखित कारण थे। गुलाम वंश के प्रारंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो क्रमानुसार हमें ये बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का ये मुख्य द्वार है अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हमें सम्मिलित कीजिए, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो खराज कहा जाता था। जो हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला कर होता था भूमि कर, उसे खराज कहा जाता था। नेक्स्ट बात करें हम बी की, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग उसे खुम्मस कहते थे। नेक्स्ट हम मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर कहलाता था उसर कहा जाता था उसे, और मुसलमानों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर पूछा जाए तो ज़कात कहा जाता था। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? महानता, निर्माता एवं कला का पुजारी, यह बात इनके लिए सत्य नहीं है। अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अमीर खुसरो की हम बात करें सत्य कथनों की, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट हम बात करें, वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हम बात करें, उन्होंने भारतीय वाद्य अंतर वीणा एवं ईरानी वाद्य अंतर तमूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। नेक्स्ट बात करें, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो इसके लिए उत्तरदायी कारण थे दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, और तीसरा में अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया दिव्य तुर्क आक्रमण था? तो ये दूसरा तुर्क आक्रमण था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी किस वंश से था? तो सम्मनी वंश से था। नेक्स्ट बात करें हम, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? इनमें से सभी नामों से जाना जाता। धर्म का ध्वंस नक्षत्र भी कहा जाता था। इनसे शहाबुद्दीन के नाम से, मुइनुद्दीन के नाम से, मोहम्मद बिन राम शाम के नाम से इन्हें जाना जाता था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? सुल्तान पर इन्होंने पहला आक्रमण किया था, मुल्तान पर किया था इन्होंने पहला आक्रमण 1175 के अंदर। भारत का वह पहला शासक कौन था जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम सेकंड ने इसे इन्होंने पराजित कर दिया मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल था, यानी विवाद का मूल था बठिंडा यानी तबार हिंदा बोला जाता है, जिसे मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदावर का युद्ध कहा जाता है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध पहला इसका अंतिम युद्ध था। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन V.S. स्मिथ का है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मोहम्मद गौरी ने किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था? तो इत्याफरुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे देवगिरी के शासक। जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों में पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी, यानी भू राजस्व इकट्ठा करने वाले लोगों को चौधरी कहा जाता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण है मुसलमान। तबकाए नासिरी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है मिनहाज उस सिराज इसके लेखक माने जाते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करें हम प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले करों में से इंगित करता है? तो भूमि कर खराज भूमि कर माना जाता है, उसर भूमि कर माना जाता है, मुक्तई भूमि कर माना जाता है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो तुगलकनामा के रचनाकार मीर खुसरो थे। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अत्यधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सल्तनत काल में सिक्के टांका, सस्गनी और जितल किन धातुओं के बने होते थे? तो ये चांदी तांबा के बने होते थे। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक अन्य विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। मीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली में। तैमूरलंग ने किस के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट में से करें। तो सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं थी जितल और टांका। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन तुर्कों ने दिया। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये किए थे मोहम्मद गजनी ने। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। जवाबित माने जाते हैं राज्य कानून। नेक्स्ट बात करें हम प्रश्न की, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का उत्तरोत्तरोत्सव हुआ था? तो ये तुगलक वंश में हुआ था। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। नेक्स्ट कथन कारण की बात करें, आर की वह दक्षिणी राज्यों के कब्जे में करना चाहता था। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट हमें सूची मिलान करनी है लेखक और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक पूछी जाए तो ताजुल मासिर थी इसकी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट हम हसन निजामी की बात करें तो हसन निजामी की है ताजुल मासिर। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक की बात करें तो तारीख फिरोज शाही है। हसन निजामी की बात करें तो इनकी पुस्तक ताजुल मासिर है। मिनहाज उस सिराज की बात करें तो इसकी पुस्तक मानी जाती है तबकायत नासिरी। याहिया बिन अहमद सर हिंदी की पुस्तक की बात करें तारीख मुबारक शाही इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो तौल की सबसे छोटी इकाई रति कहा जाता था। प्रसिद्ध कवि मीर खुसरो दरबार में रहते थे। तो ये प्रसिद्ध दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? तो इब्न बतूता द्वारा। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी के अंदर तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के किस मुसलमान शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह कथन कहे थे। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम खालिस्तान बलबन था। गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी धन रखता था और इसके लिए वह एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वह था फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे
श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है तो सितार। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे मीर खुसरो। अनुकूलन परिस्थितियाँ मौजूद होने के बाद गुलामवश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोलों का आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? द्वितीय सिकंदर के नाम से जाने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा नायब और खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सल्तानी की उपाधि धारण किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। निम्नलिखित में से किसने कुरान का पाठ कराने वाला भी कहा जाता है? तो कुरान का पाठ कराने वाला कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान कालीन शासक को मिनहाज की संज्ञा दी जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिनहाज की संज्ञा दी जाती है। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो वह चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसने बगदाद के खलीफाओं ने मशहूर प्रदान किया था? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रमानुसार है? तो ये बताना बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और अब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बदगान स्थापित किया। नेक्स्ट कथन की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक सरोव दरबारी नामक शिविर में रहा था। कथन आर की बात करें, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत सारे लोग मर गए थे। ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो दीवान बंदगान तुगलक के ये सम्मिलित नहीं है। दिल्ली सल्तनत काल के फवाजी का अर्थ है, तो यह अर्थ है इक़दारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। कथन प्रारंभ में भारत में तुर्क प्रशासन सैनिक प्रधान था। कथन आर की बात करें, अग्रणी सैनिक नायक के बीच देश को एकताओं के रूप में खंडित विभाजित कर दिया गया था। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी जिल ए इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिए का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रणेता स्रोत बना स्थित है, ये नागौर जोधपुर में। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी या 40 दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो इमामुद्दीन रेहान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी 40 दल को पूर्णतः सफाया कर दिया था, यानी समाप्त कर दिया? बलबन ने। किसके राज्यकाल में खलतोनी में तुगरिल खां का विरोध और दमन हुआ? तो बलबन के वित्त विभाग दीवान ने विरासत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ने खारिज यानी अरज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहियों का दमन करना, मंगोल आक्रमण को रोकना। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, किसके राज दरबार में सिजदा घुटने पर बैठकर शीश नवाना यानी शीश झुकाना एवं पाँव को चूमना
की ये प्रथा चलाई थी बलबन द्वारा। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया तो अफरसियाब को। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा के दरबार में बैठता था और दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक का पालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है तो बलबन से। प्रश्न नंबर 152 है निम्नलिखित में निम्नलिखित में किसने केलुगड्डी या किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। प्रश्न नंबर 153 है जलालुद्दीन ने फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल में घटी घटना या घटनाएं थी। तो ये उपरोक्त सभी है। इसके अंदर ए ऑप्शन है कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। ये सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 154 है दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में हुआ था। प्रश्न नंबर 155 है राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है। तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है। तो इनका मूल नाम है अली गुरसास्प। अगला प्रश्न है 157। इसके अंदर है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसके बाद से दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। तो मलिक काफूर। अगला प्रश्न है 158 नंबर मलिक काफूर को हज़ारा दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनारों में खरीदा गया था। प्रश्न नंबर 159 है अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। प्रश्न नंबर 160 है अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासकों को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान राजाओं को राजा की उपाधि दी और गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए देवगिरी के शासक रामचंद्र को। प्रश्न नंबर 161 है दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो यह प्रताप रुद्रदेव ने। प्रश्न नंबर 162 है किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ तो राज्य के लिए हितकर में है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का संदेश था। प्रश्न नंबर 163 है अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्वविद्य की योजना को त्याग दिया। तो अलाउक मुल्क के कहने पर। प्रश्न नंबर 164 है किसने 4 अध्याय जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 165 है किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत जो वाणिज्य मंत्रालय था की स्थापना की थी। ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। प्रश्न नंबर 166 है किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना जैसे हुलिया सैनिकों की पहचान चिन्ह का प्रचलन किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 167 है किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 168 है एक अस्पा जो एक घोड़े वाला सैनिक या 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का आरंभ किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रथा चलाई थी। प्रश्न नंबर 169 है अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसके अंदर उपरोक्त कथन सभी सही दिए हैं। जिसके अंतर्गत नंबर 1 है भूमि अनुदानों की समाप्ति, मुकदमों वह खूतों वह चौधरियों जिसे मारलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेष अधिकारियों की समाप्ति व दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना।
पॉइंट नंबर 3, विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर नकल उत्पाद पर 50% खराज भू राजस्व निर्धारित ज़कात जजिया खुम्स गनीमा की नई दर निर्धारित की गई थी। ये उपरोक्त सभी ऑप्शन इसके अंदर आते हैं जो सही हैं। प्रश्न नंबर 117 है, सराय एदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? ये वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार हुआ करता था। प्रश्न नंबर 171 है, दिल्ली स्थित सीरी का किला, ये सीरी फोर्ट कहा जाता है, हजार सतुन राजमहल, जिसे हजार खम्भों वाला राजमहल का निर्माण का श्रेय किसी है? ये अलाउद्दीन खिलजी को इसका श्रेय जाता है। प्रश्न नंबर 172 है, किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता वह तरीक ए एदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 173 है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर व तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के स्वागत भवन गिरने से हुई थी। प्रश्न नंबर 74 है, नहरों निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो गियासुद्दीन तुगलक था। प्रश्न नंबर 175 है, सुल्तान बनने के पूर्व जिसका नाम जोना खां था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खां हुआ करता था। प्रश्न नंबर 176 है, किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मजाहिंद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना नाम अबुल मजाहिंद रखा था। प्रश्न नंबर 177 है, इसके अंदर सूची ए में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों वह सूची 2 में राज्यों के संस्थापक दिए गए हैं। सूची 1 में मदुरा या माबर, जिसे जलालुद्दीन एहसान शाह ने बनवाया था। विजयनगर ये हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। वारंगल इसे कन्हैया ने बनवाया था। बहमनी इसे हसन गंगू ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 178 है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह कथन किसका है या उक्ति किसकी है? ये मोहम्मद बिन तुगलक की उक्ति है। प्रश्न नंबर 179 है, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के। प्रश्न नंबर 180 है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसकी मृत्यु ठट्टा में हुई थी। प्रश्न नंबर 181 है, राजशेखर वह जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 182 है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 183, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार वह इंतलाक या धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? ये फिरोज शाह तुगलक ने। 184 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 185, किस सुल्तान ने हासिल ए सरब या हक ए सरब ये सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। प्रश्न नंबर 186 है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? एक खिराती अस्पताल है ये। प्रश्न नंबर 187 है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर लोदी ने किया था। प्रश्न नंबर 188 है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। प्रश्न नंबर 189 है, रजिया बेगम का शताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ हुआ करता था। प्रश्न नंबर 190 है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इब्न बतूता की बात करें तो यह मोरक्को देश का यात्री था, यह कथन बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 3 है, जो वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, ये कथन भी सही है। तो 1 और 3 कथन सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 191 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। प्रश्न नंबर 192 है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था तेमुचिन। अगला प्रश्न है, आगे बात करें तो अगला नया पार्ट आता है सल्तनत काल का, जिसका संबंध 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। इसके अंदर विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य की स्थापना के बारे में वर्णन किया गया था।
प्रश्न नंबर 1 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, इसके अंदर वंश और संस्थापक दिए गए हैं। संगम वंश है, संगम वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका हरियर बुक का संस्थापक है। सालू वंश है, सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह हैं। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह हैं। आरवीड वंश का संस्थापक तिरुमल है। प्रश्न नंबर 3 है, इसके अंदर विजयनगर का भ्रमण करने वाला पुर्तगाली यात्री दिए गए हैं सूची 1 में, और सूची 2 में तत्कालीन शासक दिए गए हैं। तो पुर्तगाली यात्री थे, इनके बात करें तो ऑप्शन ए में है दुर्वार्ते बारबोसा, जो 1500 से 1516 के बीच रहे। ये कृष्ण देव राय के शासनकाल में आए थे। बी है डोमिंगो पाएस है, जिसे पीज कहा जाता था, 1520 से 1522 ईस्वी के मध्य आए थे। ये कृष्ण देव राय के शासनकाल में आए थे। फरनाओ नुनीज, जो 1535 से 1537 ईस्वी तक आए थे। इनके समय में शासक हुआ करते थे अच्युतदेव राय हुआ करते थे। और जो डी है सीजर फेडरिक, जो 1567 से 68 के बीच में आए थे। इसके समय शासक हुआ करते थे सदाशिव राय। प्रश्न नंबर 4 है, इतालवी यात्री निकोला द कोटी 1420 से किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो उन्होंने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। प्रश्न नंबर 5 है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 6 है, कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। प्रश्न नंबर 7 है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है, बहमनी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी? तो गुलबर्गा राजधानी हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 9 है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो इनके हम्पी में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्ण देव राय था। प्रश्न नंबर 11 है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया और जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमर श्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह। प्रश्न नंबर 12 है, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 13 है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन है? कृष्ण देव राय प्रथम। प्रश्न नंबर 14 है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश या संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर व बुक्का के पिता का नाम संगम था। प्रश्न नंबर 15 है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्याधरण। प्रश्न नंबर 16 है, विजयनगर को अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्य से। प्रश्न नंबर 17 है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? जो हरिहर बुक्का और शासनकाल में आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ था? कालीकट जो केरल के अंदर है, ये गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। प्रश्न नंबर 20 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई या किस सदी में हुई? तो 11वीं सदी के अंदर हुई थी। कृष्ण देव राय राजा थे, विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय हुआ करते थे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने इनका निर्माण किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रश्न नंबर 23 है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा की खान है जो हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 24 है, हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ पर? हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है। किस संगमवंशी शासक ने प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय द्वितीय को कहा जाता है। बीजापुर का प्रश्न नंबर 26 है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का है। प्रश्न नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर बुक्का का। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? हम्पी ये बेल्लारी जिले में है। प्रश्न नंबर 30, बुक्का वन के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य के हुआ। मदुरा विजय का क्षेत्र या श्रेय किसे है? तो बुक्का वन के पुत्र कंपन या कंपराय को है। प्रश्न नंबर 31 है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था? देवराय प्रथम
निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों व बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो यह वारंगल का क्षेत्र था, तो विवाद नहीं था। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो संगमा वंश था, राजवंश हुआ करता था जो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था। प्रश्न नंबर 34 है, विजयनगर के किस शासन की उपाधि गजबेतकर थी? तो देवराय द्वितीय की थी। प्रश्न नंबर 35 है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया? उन्हें जहांगीर प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, वह था देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने बिदर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? कृष्णदेवराय ने। किस विजयनगर सम्राट ने उमातुर के विद्रोही सम्मत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेवराय ने। प्रश्न नंबर 38 है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर व पुर्तगालियों के साथ मैत्रीय संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इनका प्रथम परिणाम हुआ विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला। दूसरा, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। तीसरा, अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों को विजयनगर में भ्रमण करने आए। प्रश्न नंबर 39 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो कुली कुतुब शाह के साथ ये गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। प्रश्न नंबर 40 है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरियर सेकंड ने बहमनियों से गोवा को छीना था। प्रश्न नंबर 41 है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? तो भू राजस्व इनका मुख्य व्यवस्था हुआ करती थी। अठवण का क्या महत्व है, क्या मतलब है या क्या महत्व है? भू राजस्व विभाग को अठवण कहा जाता था। 43 नंबर प्रश्न है, वह युग जो सुमेलित नहीं है, तो इसके अंदर सुमेलित है उनकी बात करें तो बाज बहादुर मालवा से संबंधित है, कुतुब शाह गोलकुंडा से, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित है। प्रश्न नंबर 44 है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज की बात करें तो 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे, उन्हें अष्टदिग्गज कहा गया था। प्रश्न नंबर 45 है, राजवंश और राज्य दिए गए हैं, इसके अंतर्गत आदिल शाही है, आदिल शाही का संबंध बीजापुर से है, कुतुब शाही का संबंध गोलकुंडा से है और निज़ाम शाही का संबंध अहमदनगर से है और चौथा ईमान शाही का संबंध बरार से है। प्रश्न नंबर 46 है, सर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, कल्हण की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त हुआ को किसने आगे बढ़ाया? तो जौनराज व सिरवर ने इन्हें आगे बढ़ाया था। प्रश्न नंबर 48 है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराचरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। प्रश्न नंबर 49, बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। प्रश्न नंबर 50, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल में। प्रश्न नंबर 51 है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो प्रसिद्ध युद्ध की बात करें तो तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 52 है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वह है जैनुल आबिदीन, जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाने लगा। प्रश्न नंबर 53 है, कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्याद काव्य की रचना किस भाषा में की? तेलुगु भाषा में कृष्णदेवराय ने इसकी रचना की थी। कृष्णदेवराय का राजकवि था तो पेदत्रा इसका राजकवि था। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा गया। प्रश्न नंबर 56 है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा गया? कृष्णदेवराय को। प्रश्न नंबर 57, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? कृष्णदेवराय का। प्रश्न नंबर 58 है, पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, इसके अंतर्गत पहली पुस्तक है मनुचरित्रम, इसका लेखक है अलासनी पेदंत्रा और दूसरी पुस्तक है प्राजीत अपहरणम, इसका लेखक है नंदी तिम्या और तीसरी पुस्तक है पांडुरंग महामत्य, इसका लेखक है
तेनालीराम रामकृष्ण। और चौथी पुस्तक है आमुक्तमाल्या, जो कृष्णदेवराय की पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 59 है कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? निर्माण कराया है उनकी बात करें तो कृष्ण स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। प्रश्न नंबर 60 है किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? आमुक्तमाल्याद में मिलता है। प्रश्न नंबर 61 है विजयनगर के किस शासक ने विवाह खर्चे से अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेवराय ने। प्रश्न नंबर अगला है अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। प्रश्न नंबर 63 नंबर है जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय। प्रश्न नंबर 64 है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह। प्रश्न नंबर 65 है तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय ने समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो राम राय या राम राजा के हाथ में हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 66 है भारतीय इतिहास में सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बत्रीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन हुआ करता था? सदाशिव राय। अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध का कारण था? इसके अंदर ए ऑप्शन है राम राय को दक्षिणी सल्तनतों के साथ दम्भपूर्ण व्यवहार एवं उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, और बी कारण है विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों के सामने ईर्ष्या व घृणा की भावना। प्रश्न नंबर 68 है विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनत द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो शामिल था उनकी बात करें तो गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर शामिल हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 69 है किस युद्ध का विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध। प्रश्न नंबर 70 है किस यात्री ने तालीकोटा का युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इसे राजकीय नगर में विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो सीजर फेडरिक ने, जो पुर्तगाल का था, इन्होंने टिप्पणी की थी। प्रश्न नंबर 71 है विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विठल स्वामी के रूप में विष्णु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? हजारा स्वामी मंदिर। प्रश्न नंबर 73 मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था मदुरा के नायकों ने। प्रश्न नंबर 74 सेवों को अजंता किसे कहा जाता है? तो लिपाक्षी को सेवों को अजंता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 75 है इसके अंतर्गत 2 सूची दी गई है, इनका मिलान करना है। तो बड़वा का संबंध की बात करें तो उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग बड़वा कहलाते थे। जो वेशवेंग थे उनका संबंध दासों का क्रय विक्रय करना होता था। और राय का संबंध विजयनगर काल के राजा को कहा जाता था राय। और गंडपेक्स्तर जो पैर में पहने जाने वाला समन सूचक कड़ा हुआ करता था। प्रश्न नंबर 76 है इसके अंदर 2 सूचियों का मिलान करना है। ए ऑप्शन की बात करें तो भंडारवाद ग्राम भूमि का संबंध राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि से है। मान्य भूमि राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि को मान्य भूमि कह लेते थे। अमरक भूमि थी। अमरक भूमि जो सैनिकों व सैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि हुआ करती थी। रथकोंगड़िक भूमि यो युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि हुआ करती थी। वीर पंचाल का अर्थ है, प्रश्न नंबर 77 है, इसका अर्थ है दस्तकार वर्ग। प्रश्न नंबर 78 है कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है उनकी बात करें उम्बली भूमि, गाँव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? उम्बली भूमि। कुटगी भूमि जो पट्टे पर ली गई भूमि कुटगी भूमि कहलाती थी। कुंदी भूमि या कृषक मजदूरों द्वारा की जाने वाली भूमि कुंदी भूमि कहलाती थी। प्रश्न नंबर 79 है मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था? प्रधानी या महाप्रधानी हुआ करता था। प्रश्न नंबर 80 है
सभानायक का संबंध है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। सर्वनायक का संबंध है मुख्य सचिव। माननीय प्रधानतम का संबंध है गृह मंत्री से। और मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला मुद्राकर्ता कहलाता था। अगले प्रश्न की बात करें 81 की, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन ने न्यायंकार व्यवसाय व आयंकार व्यवसाय प्रचलित थी? विजयनगर काल में। प्रश्न नंबर 82 है, अमरक का अर्थ था जहांगीर। अमरक का अर्थ था जहांगीर। प्रश्न नंबर 83 है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था आयंकार। 12 व्यक्तियों को आयंकार कहा जाता था। शिष्ट का अर्थ था भूमिकर। शिष्ट क्या था? एक भूमिकर हुआ करता था। प्रश्न नंबर 85 है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो कदाचार के नाम से सैनिक विभाग जाना जाता था। तेलुगु के कवियत्री में शामिल नहीं था। तो जो शामिल थे उनकी बात करें नान्य, और बी ऑप्शन है तिंकन, और सी ऑप्शन है येरा प्रगड। ये सभी तेलुगु कवियत्र हुए करते थे। प्रश्न नंबर 87 है, इसके अंदर 2 सूचियों का मिलान करना है। राज्य और संस्थापक की बात करें, जौनपुर का संस्थापक हुआ करता था मलिक सरवर, जो जिसे ख्वाजा जहाँ भी कहा जाता था। मालवा राज्य का संस्थापक दिलवार खां गौरी हुआ करता था गुजरात का संस्थापक। जफर खां मुजफ्फर शाह हुआ करता था बंगाल का संस्थापक। शमसुद्दीन इलियास शाह हुआ करता था। प्रश्न नंबर 88 है, खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक रजा फारूकी। खानदेश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 89 है, तैमूरलंग के आक्रमण 1398 ईस्वी में के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर, जो यूपी में है। प्रश्न नंबर 90 है, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क या पुरु का स्वामी थी? जौनपुर की। प्रश्न नंबर 91 है, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो ये बाज बहादुर का। प्रश्न नंबर 92 है, अहमद शाह अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की। प्रश्न नंबर 93 है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात का। प्रश्न नंबर 94 है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में किया? तो उन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 95 है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह या महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? जैन उल आबिदीन। प्रश्न नंबर 96 है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बांग्ला के किस सुल्तान ने कराया? नूरसुत शाह ने। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। प्रश्न नंबर 98 है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गैसुदराज या बदानजुआद को भू अनुदान दिया? ताजु हिंद फिरोज। प्रश्न नंबर 99 है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो मोहम्मद गवा ने। प्रश्न नंबर 100 है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गवा टोडरमल का पूर्वगामी कहलाता। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? 5 राज्यों में। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। प्रश्न नंबर 103 है, इसके अंतर्गत राज्य और राज्य को विलय किसके द्वारा किया गया? यह दिया गया है ए ऑप्शन बरार। बरार राज्य का विलय किसके द्वारा? अहमदनगर। अहमदनगर राज्य है, राज्य का विलय किसके द्वारा? शाहजहाँ द्वारा। बीजापुर का गोलकुंडा औरंगजेब द्वारा, और बिदर जो बीजापुर द्वारा। प्रश्न नंबर 104 है, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बिदर राज्य है सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ था। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद बंगाल की प्रसिद्ध मस्जिद है। अटाला मस्जिद कहाँ है? अटाला जौनपुर यूपी में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर है। अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत 2 सूची दी गई है, इनका सही मिलान करना है। ए ऑप्शन की बात करें तो छोटा सोना मस्जिद का संबंध बंगाल से, झंझरी मस्जिद जौनपुर में, हिडोला महल मालवा में, रूमी खां मस्जिद अहमदनगर में।
प्रश्न नंबर 109 है कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान का किस इतिहासकार ने 16वीं सदी में भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? नीलकंठ शास्त्री। प्रश्न नंबर 110 है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतम में स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके अंतर्गत कथन 1 और 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। कथन नंबर 1 की बात करें, विजयनगर का उल्लेख उसके मसाले, वस्त्र, रत्नों, बाजारों के लिए होता है। कथन 2 की बात करें, कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनाव से विशेषित था। कथन नंबर 3 है अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायों के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। प्रश्न नंबर 112 है निम्नलिखित में से कौन महाभारत में तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो महाभारत का जो तेलुगु अनुवाद है वो नान्य वह तिक्कन द्वारा किया गया था।